हेलो नितिन विवेक पब्लिक। तो कैसे आप सब, आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं लाइफ प्रोसेस का चौथा वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि ह्यूमंस के अंदर यानी हम लोग के अंदर, मानव के अंदर डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। इससे पहले लाइफ प्रोसेस के ऊपर 3 वीडियो बन चुका है, जिसमें हम पहला वीडियो देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में समझे थे, लाइफ प्रोसेस क्या होता है न्यूट्रिशन के बारे में समझे थे, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। फिर दूसरा वीडियो हमारा बना फोटोसिंथेसिस पे, जिसको एकदम डिटेल में बनाया गया और बहुत ही मजे तरीके से नोट्स के साथ, ये भी आपको पूरा नोट्स के साथ मिलेगा। तीसरा वीडियो था न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके अंदर डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे अंदर डाइजेशन कैसे होता है, हमको हमारा न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन होता क्या है? तो डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। इस प्रकार से तोड़ा जाता है ताकि उसको एब्जॉर्ब करके उससे एनर्जी प्राप्त किया जा सके। फिर से सुनिएगा, कंप्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है इस प्रकार से कि उससे एनर्जी प्राप्त किया जा सके। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल क्या है? जो हम भोजन लेते हैं, उस भोजन से हम तुरंत उससे एब्जॉर्ब करके एनर्जी नहीं ले सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, उसको क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है, ताकि हम उससे क्या कर सके, एनर्जी ले सके। जैसे आप चावल खाए, दाल खाए, उससे एनर्जी हमको डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा, उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना पड़ेगा ताकि उससे हमको क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। तो इसी जो तोड़ने की प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को छोटे सब्सटेंस में तोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए डाइजेशन का मैं डिफिनीशन लिखा हूँ। डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस दैट आर रेडली टू एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी। एब्जॉर्ब का मतलब जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया जाता है, और यूटिलाइज का मतलब उसका उपयोग किया जाता है हमारे शरीर के द्वारा। यानी जो भोजन है डाइजेस्ट हुआ, उसका पाचन हो गया, उसके बाद से वो क्या करेगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिशन का। उसके बाद से उस न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन हुआ है उसको यूज करके हमारा शरीर क्या करता है, एनर्जी प्राप्त करता है, और उससे हम कोई भी कार्य कर पाते हैं। तो डाइजेशन कैसा प्रोसेस है? डाइजेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म चलते रहता है, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस एक होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसके अंदर 2 रिएक्शन आता है। एक होता है एनाबॉलिक रिएक्शन, एक होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन हम किसे कहते हैं? जब कोई भी चीज़ जोड़ा जाता है, जब भी 2 सब्सटेंस जोड़े जाते हैं तो जोड़ने की प्रक्रिया को एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब तोड़ना, कैटाबॉलिक मतलब काट पीट के तोड़ देना। तो डाइजेशन क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स जो फूड मटेरियल होता है उसको तोड़ तोड़ के सिंपल सब्सटेंस में कर दिया जाता है। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। फिर हम समझते हैं कि ये कैसा, और ये फिजिकली एंड केमिकली, इसको फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। डाइजेशन को फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि द फूड डाइजेस्टेड फिजिकली बाय द माउथ और केमिकली बाय द एंजाइम्स, यानी जो हमारा भोजन होता है उसको फिजिकली भी तोड़ा जाता है। फिजिकली कैसे? जब हम भोजन मुंह में लेते हैं, उसको जब हम लोग दांत से चबाते हैं, तो दांत से जो चबा रहे हैं फिजिकली ये काम हो रहा है। दांत से चबाना क्या हो गया, फिजिकली काम हो गया, उसको चबाए। और साथ ही साथ भोजन को तोड़ने के लिए एंजाइम्स की भी जरूरत होती है, तो केमिकल द्वारा तोड़ा जाता है। फिजिकली भी दांत से तोड़ा गया और केमिकल्स के द्वारा भी तोड़ा जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, हमारे सलाइवा में टाइलिन एंजाइम होता है। ये सब क्या करते हैं, भोजन को ब्रेक करने का काम करते हैं। तो फिजिकली भी ब्रेक हुआ, केमिकली भी ब्रेक हुआ, इसीलिए डाइजेशन को फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। डाइजेशन का डिफिनीशन समझे, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी इसको कहते हैं। अब हम जानते हैं कि क्या ज़रूरत है डाइजेशन का, क्यों डाइजेशन होना ज़रूरी है हमारे शरीर में। तो भैया डाइजेशन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर जो भोजन हम खाए हैं उसका डाइजेशन नहीं होगा तो उससे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम कहीं और चले जाएंगे, उसको कहते हैं लटक जाएंगे। तो
हमको एनर्जी प्राप्त करने के लिए भोजन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए डाइजेशन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ डाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स विच द बॉडी यूज फॉर एनर्जी। यानी जब भोजन को तोड़ा जाएगा तो बॉडी हमारा क्या करेगा, उस भोजन को एनर्जी के रूप में यूज करेगा, ताकि हमारा क्या हो सके, ग्रोथ हो सके और हमारे शरीर में जो भी दिक्कत है वो उसका सामना हो सके, यानी जो भी हमारे शरीर में रिपेयरिंग वाला काम हो उसको किया जा सके। तो ये किसकी वजह से हो पाएगा, डाइजेशन होने के बाद ही हो पाएगा। डाइजेशन होगा तभी तो हमको एनर्जी मिलेगा। तो इसके बाद से हम चलिए समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये हमारा पूरा डाइजेशन का ये इंट्रोडक्शन था। अब हम समझते हैं डाइजेशन हमारे शरीर में होता क्या है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये अब हम समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेशन तो आप समझ गए, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का मतलब समझिए पहले, सिस्टम हम किसे कहेंगे, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम कैसे बनता है, जब एक मॉनिटर रहेगा तो हम उसे सिर्फ मॉनिटर ही कहेंगे। कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर भी मॉनिटर चाहिए, सीपीयू चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए। ये सब जब मिलेगा तब जाके क्या बनेगा, कंप्यूटर सिस्टम। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन्स मिलके पार्टिसिपेट करके एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अलग अलग ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम चलिए इसमें समझते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो भाग होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला भाग होता है एलिमेंट्री कैनल, दूसरा भाग क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनल के साथ ही जो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये अटैच होते हैं और ये फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एलिमेंट्री कैनल के बारे में। एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल। आपसे अगर कोई पूछेगा कि एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, तो आप उसे क्या जवाब देंगे कि जहाँ जहाँ से भोजन, जैसे आप मुंह में भोजन खाए, जहाँ जहाँ से भोजन गुजरता है, जहाँ जहाँ से भोजन गुजरता है, उस सारे जो पैसेज है, जो रास्ता है, उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनल कहेंगे। यानी मुंह से खाए और बाहर से जब वहाँ तक जहाँ निकलता है वहाँ तक का जो रास्ता है, उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनल। और ये पूरा एलिमेंट्री कैनल 9 मीटर का होता है। कितने मीटर का, 9 मीटर का। इससे आप अपने घर का जो छत है उससे भी ऊपर इतना लंबाई होता है पूरे एलिमेंट्री कैनल का। और ये हमारे इतना दूरी में बस अटैच है, माउथ से लेकर पीछे का बैकबोन के पास तक। सोचिए 9 मीटर की दूरी, इतना हमारे पेट में, तो कितना क्वाइल्ड होता होगा वो, इसके बारे में हम अभी समझेंगे। तो 9 मीटर का पूरा होता है हमारा एलिमेंट्री कैनल। कितने मीटर का, 9 मीटर का होता है पूरा। तो एलिमेंट्री कैनल कहाँ से स्टार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और ख़त्म होता है एनस से। एनस से कहाँ स्टार्ट होता है, माउथ से, और ख़त्म होता है एनस से। एनस वो जगह है जहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है निकालते हैं हम लोग सुबह में। तो ये हो गया माउथ। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनल का पार्ट क्या हो जाएगा, माउथ। माउथ के बाद क्या आता है, ईसोफेगस। ये हो जाएगा माउथ। माउथ के बाद क्या आ जाएगा, ईसोफेगस, जो यहाँ पे पाइप होती है। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। ईसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं, जिस पाइप के द्वारा जो भोजन होता है मुंह से, जिस पाइप के द्वारा भोजन कहाँ पहुँचता है, पेट में, उस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, ईसोफेगस या फूड पाइप। उसके बाद क्या आएगा, स्टमक। भोजन कहाँ गया, पहले माउथ में, माउथ के बाद कहाँ जाएगा, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद से कहाँ जाएगा हमारा, स्टमक में। स्टमक के बाद से भोजन कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद से लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद से एनस। ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनल। ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनल। यानी यहाँ से भोजन क्या होता है, गुजरता है। तो एलिमेंट्री कैनल में बताया हूँ क्या होता है, जहाँ जहाँ से भोजन गुजरेगा उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनल। अब इसके साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। इनमें से एंजाइम्स निकलते हैं जो कि भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहला आएगा सलाइवरी ग्लैंड। क्या आएगा, सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। फिर आएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो स्टमक में होता है। लीवर, गाल ब्लाडर, पेंक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो अब हम समझते हैं डाइजेशन की पूरी प्रोसेस को, कि डाइजेशन कैसे होता है, और ये सारा चीज़ हम एक एक करके समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एलिमेंट्री कैनल के पहले पार्ट से। तो पहला पार्ट क्या था हमारा, माउथ। माउथ को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। तो हमारे मुंह के अंदर जब
ये जो मुंह के अंदर खाली जगह दिख रहा है इसको हम लोग कैविटी कहते हैं। तो मुंह को ओरल भी कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ओरल कैविटी, और इसे बकल कैविटी भी कहते हैं। तो माउथ को ओरल कैविटी भी कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। अब जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आप क्या बताएंगे, माउथ से, यानी हमारे मुंह से ही क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे, जैसे आपने भोजन खाया, तो मैं आपको बताया हूँ डाइजेशन का डिफिनीशन क्या होता है। डाइजेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल सबस्टांस में तोड़ना। तो आप यहीं से क्या करते हैं, जैसे मुंह में भोजन डालते हैं आप, वहीं से कूचना, उसको चबाना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, टूटने लगता है वहीं से, तो यहीं से डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारे माउथ में क्या होता है। तो जैसे हम लोग माउथ में भोजन खाते हैं, यानी मुंह में भोजन लेते हैं, तो फूड इज इंजेस्टेड मतलब क्या होता है, लेना, फूड को मुंह में लेना। टेकन इनसाइड बॉडी, यानी फूड इंजेस्टेड, यानी हम जैसे लेते हैं फूड को, उसके बाद क्या होता है, फूड क्रश्ड एंड च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, यानी च्यूड मतलब होता है चबाना, क्रश्ड मतलब पीसना। जैसे हम भोजन मुंह में लेते हैं, हम उसे दांतों की मदद से भोजन को क्या करते हैं, पीस देते हैं और चबाते हैं, ताकि वो और बढ़िया से डाइजेस्ट हो सके। और हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सलेवरी ग्लैंड, जो स्लाइवा सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, स्लाइवा। हमारे मुंह में सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवा। तो सलाइवा को हमारे पूरे मुंह में मिक्स कर दिया जाता है हमारे टंग के द्वारा, हमारे जीभ के द्वारा। क्या किया जाता है, जैसे कढ़ाई में क्या होता है, कढ़ाई में पूरा मिक्स किया जाता है, किससे, पलटा से। अगर सब्जी चला रहे हैं तो किससे चला रहे हैं, पलटा से। उसी तरह हमारे मुंह में भोजन और सलाइवा को मिक्स, सलाइवा क्या होता है, सलाइवा एक वाटरी फ्लूइड होता है, जो जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं और म्यूकस होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है। म्यूकस चिपचिपा पदार्थ, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम के द्वारा, एमाइलेज एंजाइम होता है हमारे सलाइवा में, जो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। सबसे पहली बात हम पढ़े हैं कि भोजन को मुंह में लिए, फिर खाना को चबाए, दांतों के द्वारा पीसे और उसको चबाए। फिर क्या बताया हूँ कि हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड होते हैं जो सलाइवा सिक्रेट करते हैं। सलाइवा एक वाटरी फ्लूइड होता है। वाटरी फ्लूइड का मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो और भी उसमें कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि एमाइलेज होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, और उसमें म्यूकस होता है। तो अब मैं समझाता हूँ एमाइलेज का काम क्या होता है। एमाइलेज फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। एमाइलेज फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और जो म्यूकस होता है, म्यूकस चिपचिपा बनाने का काम करता है, स्मूथ करने का काम करता है हमारे भोजन को, ताकि वो आसानी से हमारे एलिमेंट्री कैनल में वो सरक के आसानी से मूव करके जा सके। तो ये हो गया। तो मैं यहाँ पे वही लिखा हूँ, फूड इज वेटेड, यानी मिक्स किया जाता है विद द सलाइवा टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। क्या किया जाता है, पैसेज स्मूथ करने के लिए। सलाइवा में क्या होता है, म्यूकस, जो क्या करता है, उसको चिपचिपा पदार्थ बना देता है। जैसे कि आप कोई भोजन खाए हैं, अगर भोजन को आप मुंह में से बाहर निकाल के देखें, जैसे रोटी खा लिया, तो रोटी जब खा के कूच के मुंह में, उसके बाद से आप अगर निकालते हैं उसको, तो वो कैसा हो जाता है, चिपचिपा जैसे हो जाता है, सरकने जैसे हो जाता है। तो सलाइवा इसलिए मिक्स किया जाता है ताकि हमारे एलिमेंट्री कैनल में जब फूड जाए तो आसानी से वो स्मूथली, यानी सरक के आसानी से जा सके। ये हो गया। फूड इज मिक्सड विद सलाइवा विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टंग। अभी मैं बताया हूँ कि हमारे मुंह में सलाइवा को किससे मिक्स किया जाता है, मस्कुलर टंग, यानी जीभ से पूरे सलाइवा को मिक्स किया जाता है। अब सलाइवा के बारे में यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लिख दिया हूँ। सलेवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा ये एक वाटरी फ्लूइड है। इसमें सलाइवा में एंजाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। इसका काम होता है स्टार्च को तोड़ना। स्टार्च भी एक कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज है जिसको सिंपल ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। क्या कहते हैं उसको, माल्टोज। सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। तो अगर पूछेगा कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो हमारे माउथ से। तो एक तो हम लोग दांत से चबा के तोड़े उसको, दूसरा यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज क्या कर रहा है, स्टार्च को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, माल्टोज में। ये हो गया। अब सलाइवा जो होता है, एक दिन में सलाइवा हम एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सिक्रेट करते हैं। जी हाँ, हमारे मुंह में जो लार होता है, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार सिक्रेट होता है। और बात करें पूरे लाइफ टाइम की, तो जो एक स्विमिंग पूल होता है उतना भर जाएगा हमारे जीवन में जितना सलाइवा हमारे मुंह से निकलता है। एक पूरा
स्विमिंग पूल भर जाएगा। तो हम बात क्या कर रहे थे कि माउथ में हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और ये सारे प्रोसेस होते हैं। पहला, जैसे हम फूड लिए, फूड को फिर दांतों से उसको चबाए और पीसे दांत के वजह से, फिर हम लोग क्या किए, सलाइवा मिक्स किया जाता है भोजन में ताकि हमारा जो भोजन है आसानी से इसमें सरक सके। सलाइवा को मिक्स किए किससे किया जाता है, टंग से। फिर पढ़े हैं सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा, ये एक वाटरी फ्लूइड होता है। सलाइवा में एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। अब इसके बाद से हमारा भोजन कहाँ पहुँचेगा, माउथ में लिए, माउथ में ये सारा काम हो गया, भोजन कहाँ पहुँचेगा, ईसोफेगस में। ये जो पाइप दिख रहा है ये क्या है, ईसोफेगस। तो हम पढ़ते हैं ईसोफेगस के बारे में। तो हमने अभी क्या पढ़ा, माउथ। तो माउथ से यहाँ से भोजन किस में आएगा, माउथ से भोजन किस में आ गया, ईसोफेगस में। तो अब हम समझते हैं ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड पाइप। ये ईसोफेगस का जो लेंथ होता है ये कितना लंबा होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर का। अब आपसे अगर कोई पूछ रहा है क्या ईसोफेगस में डाइजेशन होता है क्या, नहीं, ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर का होता है। ईसोफेगस को हम और क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि ये बना किससे होता है। तो ईसोफेगस इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ये किससे बना होता है, स्मूथ मसल से बना होता है। आप जब मसल्स के बारे में पढ़े होंगे तो मसल्स कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल आप लोग पढ़े होंगे। तो ये स्मूथ मसल से बने होते हैं। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं, वो अपने आप अपना काम करते जाते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। इसका मतलब ये कि अगर एक बार ईसोफेगस में भोजन पहुंचा, एक बार अगर ईसोफेगस में भोजन पहुंचा तो आप वहाँ पे अपने हिसाब से बीच में कहीं रोक नहीं सकते हैं, या रिटर्न नहीं बुला सकते हैं, या आपके कहने से वो नहीं जाएगा। एक बार अगर ईसोफेगस में फूड पहुंचा तो वो अपने हिसाब से उस फूड को क्या करेगा, स्टमक तक पहुंचाने का काम करेगा। ये समझ में आया। तो ये किससे बना होता है, ईसोफेगस स्मूथ मसल से बना होता है। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ इनवॉलेंट्री। ठीक है, अब देखिए, फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड ड्यू टू पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब जो हमारा फूड है, अब यहाँ से माउथ से कहाँ आया, अगर माउथ से यहाँ से आया ईसोफेगस में, यहाँ से एक मूवमेंट होता है, मूवमेंट जिसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। और ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होता है पूरे एलिमेंट्री कैनल में होता है। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कैसे होता है, जैसे आप टूथपेस्ट निकालते हैं, जो कोलगेट वगैरह होता है, अगर कोलगेट खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको पीछे से दबाते हैं ताकि कोलगेट बाहर निकले और हम लोग ब्रश पे लगा सकें। पीछे से दबाते हैं तो आगे निकलता है। ठीक इसी प्रकार से जो भोजन है, एक बार इसमें आया तो यहाँ से ये दबाएगा, यहाँ क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा, कंट्रैक्शन होगा यहाँ पे। तो क्या होगा, फूड आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे फिर दबाएगा, फिर क्या होगा, फूड आगे जाएगा। तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते होते हमारा फूड क्या होता है, आगे धीरे धीरे डाउनवर्ड बढ़ते जाता है, नीचे की तरफ। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ। तो ये जो मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और फूड क्या हो रहा है, नीचे आते जा रहा है। इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या कहेंगे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, तो ईसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जिसकी वजह से हमारा जो भोजन होता है ईसोफेगस के द्वारा स्टमक में पहुंच पाता है। तो ईसोफेगस हमारा समाप्त हुआ। अब हम पहुंचते हैं स्टमक के पास। तो अब हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। तो अब फूड यानी हमारा भोजन कहाँ आ चुका है, स्टमक में। कहाँ से आया है, ईसोफेगस से। तो ईसोफेगस से अब हमारा भोजन कहाँ गया है, स्टमक में। तो हम स्टमक के बारे में समझते हैं। स्टमक हमारा जे शेप का होता है। कैसे होता है, पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर देखेंगे इसका फंक्शन। ठीक है, तो हमारा ये किस शेप का होता है, स्टमक जे शेप का। देखिए ऐसे बना है कि नहीं बना है। तो स्टमक हमारा जे शेप का होता है, और पूरे एलिमेंट्री कैनल में सबसे चौड़ा भाग यही होता है। सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन होता है, स्टमक। तो पूरे एलिमेंट्री कैनल में सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है स्टमक, ये जे शेप का होता है। ठीक है, अब देखिए इसके वाल पे, ये जो स्टमक का जो दीवार दिख रहा है, इनर वॉल पे, इनर लाइनिंग जो दिख रहा है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को हिंदी में कहते हैं ग्रंथि। कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसमें से क्या निकलता है, एंजाइम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, एंजाइम्स। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे भोजन को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। तो क्या होता है हमारे स्टमक में, उसको देखते हैं। पहले एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज ए जे शेप्ड ऑर्गन। ये किस शेप का ऑर्गन होता है, जे शेप। और जैसा कि मैंने बताया, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल।
ये हमारे एलिमेंट्री कैनल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट है। फिर मैं बताया हूँ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक विच रिलीज गैस्ट्रिक जूस, यानी स्टमक के जो वाल हैं इसके ऊपर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और उस गैस्ट्रिक जूस में क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस में निकलता है HCl, पेप्सिन और म्यूकस। क्या क्या निकलता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में समझ लेते हैं। HCl क्या होता है, HCl एक बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। क्या होता है, एसिड, बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। अगर ये आपके हाथों पे गिरा दिया जाए या आपके शरीर के किसी भी हिस्से पे गिरा दिया जाए तो वहाँ पे ये पूरा जला के रख देगा, इतना खतरनाक होता है HCl। ये हमारे स्टमक में पाया जाता है। HCl का काम क्या होता है, जो भी भोजन आया है ईसोफेगस से स्टमक में आया है उस भोजन को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर दे। HCl खुद एसिड है, तो जब भोजन आए तो भोजन में मिल के भोजन को क्या बना दे, एसिड बना दे। और इसके साथ ही साथ HCl इतना खतरनाक होता है कि उसमें अगर कोई बैक्टीरिया, जैसे हम भोजन खाएं, भोजन में कोई बैक्टीरिया कोई कीटाणु होंगे तो उसको क्या करेगा, ये मार देगा, तो किल कर देता है बैक्टीरिया को। अब देखिए यहाँ पे कि HCl को क्यों रखा गया, क्या ज़रूरत था भोजन को एसिडिक मीडियम में बनाने के लिए। तो जो पेप्सिन होता है इसका कहना ये होता है कि जब तक भोजन एसिडिक मीडियम में नहीं होगा मैं प्रोटीन को नहीं तोड़ूंगा। तो पेप्सिन के एक्शन को एक्टिवेट करने के लिए भोजन को क्या किया जाता है, एसिडिक मीडियम किया जाता है। जब एसिडिक मीडियम में हो जाएगा भोजन तो पेप्सिन अपना काम करेगा और क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा, ब्रेक डाउन द प्रोटीन। तो HCl क्या करता है, मेक एसिडिक मीडियम विच एक्टिवेट एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। ये जो पेप्सिन एंजाइम है इसके एक्शन को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है ताकि ये प्रोटीन को तोड़ सके और बैक्टीरिया को भी मार देता है। कौन, HCl। ये पेप्सिन समझ गया। अब देखिए ये म्यूकस क्या होता है, म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये क्या करता है, हमारे जो स्टमक का इनर लाइनिंग है इसको प्रोटेक्ट करता है। क्यों, किस लिए प्रोटेक्ट करता है, इसलिए क्योंकि अभी मैं बताया हूँ आपको HCl इतना खतरनाक एसिड होता है जो कि हमारे स्टमक को नुकसान पहुँचा सकता है, पहुँचाएगा ही क्योंकि इतना खतरनाक है। तो हमारे स्टमक में इतना खतरनाक एसिड होने के बावजूद भी हमारा स्टमक एकदम ठीक ठाक रहता है। तो ये क्यों हो पाता है, क्योंकि जो हमारा म्यूकस होता है ये म्यूकस बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। और HCl क्या है, एसिड। और जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल। तो वहाँ पे एसिड मीडियम का कोई महत्व नहीं रह जाता है जब म्यूकस और एसिड, म्यूकस क्या है, बेस, और HCl क्या है, एसिड, जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल। तो एसिड का प्रभाव स्टमक के वॉल पे नहीं पड़ पाता है। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा गया, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये हो गया कि हमारे अगर पूछा जाएगा कि पेट में किसका डाइजेशन होता है तो स्टमक में डाइजेशन होता है प्रोटीन का, स्टमक में डाइजेशन होता है प्रोटीन का। माउथ में किसका डाइजेशन हुआ था, एमाइलेज के द्वारा, एमाइलेज के द्वारा किसका डाइजेशन हुआ था, स्टार्च का। स्टमक में किसके द्वारा हुआ है, पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है। ईसोफेगस में किसी का डाइजेशन नहीं। अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि हमारे स्टमक में भोजन कितने देर तक रहता है, तो हमारे स्टमक में भोजन 4 घंटे के लिए रहता है। वही यहाँ पे मैं लिखा हूँ 4 आवर। ठीक है, स्टमक के बारे में आपको एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब स्टमक के बाद भोजन कहाँ जाएगा, अब स्टमक के बाद से जाएगा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो चलिए हम वहाँ पे समझते हैं अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले हम एक और टॉपिक समझ लेते हैं जिसको एसिडिटी कहा जाता है। एसिडिटी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। तो एसिडिटी होता क्यों है इसके बारे में हम समझते हैं। तो हमने देखा कि हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl सिक्रीट होता है जो डाइजेशन में मदद करता है। ये इतना समझ में आया, हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट होता है जो कि एसिड है। तो हमारे स्टमक में एसिड सिक्रीट होता है जो कि डाइजेशन में मदद करता है। लेकिन वही एसिड जब ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है, वही एसिड जब ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है तो वही क्या करता है, इनडाइजेशन। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिटी। जब ज़रूरत से ज़्यादा एसिड हमारे स्टमक में रिलीज हो जाएगा, सिक्रीट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एसिडिटी कहते हैं। ये समझ में आया, तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, द HCl सिक्रेटेड इन आवर स्टमक विच इज़ हेल्पफुल फॉर डाइजेशन। यानी जो हमारे स्टमक में HCl निकलता है, HCl, वो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन बट इफ़ द एसिड सिक्रेटेड बाय द स्टमक इज मोर देन रिक्वायर्ड, यानी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा, इट कज इन डाइजेशन,
दिस इज नोन एज एसिडिटी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि एसिडिटी को कैसे ख़त्म किया जाए, इसको इससे क्या कैसे आराम पाया जाए एसिडिटी से। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ टू रिलीव दिस, यानी एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, बेस, और हम लोग क्या यूज करते हैं, इनो। तो ये हम लोग क्या यूज करते हैं, इनो, जिसमें क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये एक बेस होता है, और एसिड जो HCl क्या है, एसिड ज़्यादा सीक्रेट हुआ था, हम लोग क्या पीते हैं, इनो। इनो में क्या होता है, बेस। तो अभी मैं इससे थोड़ी देर पहले बताया था, एसिड और बेस जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रल, क्या हो जाता है, न्यूट्रल, और एसिडिटी समाप्त। जब न्यूट्रल हो जाएगा तो ना एसिड रहेगा ना बेस, एकदम न्यूट्रल हो जाएगा तो एसिडिटी क्या हो जाता है, समाप्त। तो इनो पिए और 6 सेकंड में एसिडिटी को ख़त्म करिए। तो ये एसिडिटी आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में डाइजेशन होने के बाद अब फूड कहाँ पहुँचता है, फूड पहुँचता है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से डायरेक्ट कौन कनेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड अब कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनल का सबसे लंबा हिस्सा होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का, कौन, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हम देखें वाइडेस्ट पार्ट कौन होता है, स्टमक। लॉन्गेस्ट पार्ट कौन होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो होता है 5 से 6 मीटर तक का होता है। सोचिए, एक 5 से 6 मीटर तक का स्ट्रक्चर जो हमारे स्टमक में फिट है, 5 से 6 मीटर, 1 मीटर लगभग इतना होता है, और इससे यानी 5 से 6 मीटर लंबा हमारे स्टमक में फिट होता है, वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए हमारे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनल का सबसे लंबा हिस्सा है। और ये लंबा होने की वजह से अब पेट में तो पूरा इसको फैला नहीं पाएंगे, पूरा शरीर अभी हमारा 5-6 मीटर का नहीं है, पूरा शरीर ही पार हो जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को फिर क्या किया जाता है, क्वाइल्ड किया जाता है। ऐसे पूरा ऐसे घुमा है नीचे से, फिर ऊपर ऐसे घुमा हुआ है, देखिए यहाँ पे इधर ऐसे पूरा क्वाइल्ड है। ऐसे जब कोई भी चीज़ होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। फिर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा जगह है जहाँ पे भोजन का पूर्ण रूप से डाइजेशन हो जाता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हो जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन करने के लिए यहाँ से कनेक्टेड होता है लीवर और बाइल जूस। किससे कनेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ से होता है पैंक्रियाज। लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ जूस निकलते हैं, इंजाइम्स निकलते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे भोजन को पचाने का काम करते हैं। इसीलिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो और ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज और लीवर में से जो भी जूस इंजाइम निकलता है उसे क्या करता है, रिसीव करता है, ताकि डाइजेशन को बढ़िया से कर सके। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। और यहाँ तक कि जो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वॉल्स होते हैं, इसमें कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं जो क्या सीक्रेट करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। वो भी क्या करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, इट रिसीव सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लीवर और पैंक्रियाज के में से जो भी सिक्रीशन निकलता है, जो भी जूस इंजाइम्स वगैरह निकलते हैं, ये क्या करता है, रिसीव करता है, ताकि डाइजेशन बढ़िया से हो सके। पहले हम क्या पढ़ें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा जगह है जहाँ पर कंप्लीट रूप से डाइजेशन होता है। इसके वॉल्स से इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। लीवर और पैंक्रियाज से निकला हुआ जूस और एंजाइम ये क्या करता है, रिसीव करता है, ताकि डाइजेशन बढ़िया से कर सके। तो चलिए हम समझते हैं लीवर में से जो जूस आता है, लीवर में से जो जूस आता है वो डाइजेशन में किस प्रकार से मदद करता है, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो लीवर में से निकलता क्या है, लीवर सीक्रेट बाइल जूस। लीवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है, उसको सीक्रेट करता है, और सीक्रेट करके किसको देता है, गाल ब्लाडर को। किसको देता है, गाल ब्लाडर को। तो जो बाइल जूस है वो किस में स्टोर हो जाएगा, गाल ब्लाडर में। गाल ब्लाडर क्या होता है, गाल ब्लाडर ही पीत की थैली होती है। गाल ब्लाडर क्या, पीत का थैली। आप सुने भी होंगे कि किसी के पीत की थैली में क्या हो गया, पथरी हो गया।
तो गाल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं, पीत की थैली। तो जो लीवर बनाया है बाइल जूस वो किस में आके स्टोर हो जाएगा, पीत की थैली में। अब जब यहाँ से भोजन आता है तो यहाँ से क्या होता है, बाइल जूस जो होता है गाल ब्लैडर के द्वारा सीक्रेट कर दिया जाता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें सीक्रेट कर दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बाइल जूस का काम क्या होता है, यहाँ देखिए बाइल जूस स्टोर इन गाल ब्लैडर, ये मैं बताया हूँ। बाइल जूस मेक फूड अल्कलाइन, जो बाइल जूस होता है वो क्या कर देता है, फूड को अल्कलाइन मीडियम में कर देता है। जैसे कि स्टमक में हमारा एसिड निकला था तो फूड क्या था, एसिडिक मीडियम में था। अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और फूड में बाइल जूस मिलेगा तो फूड किस नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का। उसी को हम लोग अल्कलाइन नेचर भी कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो बाइल जूस होता है ये हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस क्या करता है, हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस के अंदर बाइल साल्ट होता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होगा, बाइल जूस के अंदर क्या होता है, बाइल साल्ट, यही इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। तो इमल्सिफिकेशन हम समझते क्या होता है, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना ही क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है। यहाँ पे देखिए लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे के टुकड़ों में कर दिया गया है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब देखिए अल्कलाइन मीडियम किया क्यों गया है, कि क्या ज़रूरत होती है अल्कलाइन मीडियम करने की। जैसे कि यहाँ पे एसिडिक मीडियम की क्या ज़रूरत था, क्यों एसिडिक मीडियम किया गया था, यहाँ पे जो पेप्सिन एंजाइम था वो प्रोटीन को तोड़ने के लिए उसको एसिडिक मीडियम चाहिए। प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन क्या चाहता था, एसिडिक मीडियम। इसी तरह पैंक्रियाज में से जो एंजाइम्स निकलते हैं उनको क्या चाहिए होता है, बेसिक मीडियम। इसीलिए लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो जो फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है उसको क्या कर देता है, अल्कलाइन मीडियम में कर देता है, बेसिक मीडियम में कर देता है, ताकि जो पैंक्रियाज से एंजाइम्स निकले हुए हैं वो डाइजेशन बढ़िया से कर सके। तो हम इसके बाद से देखते हैं कि पैंक्रियाज से क्या क्या निकलता है। लीवर वाला आप अब समझ गए, अब हम समझते हैं पैंक्रियाज से क्या क्या निकलता है। तो अब हम देखते हैं कि पैंक्रियाज से क्या क्या सीक्रेट होता है और वो किस किस चीज़ को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अभी इससे पहले हम देखें कि लीवर से बाइल जूस निकलता है जो फैट का इमल्सिफिकेशन करने में मदद करता है, यानी फैट ग्लोब्यूल्स को, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का मदद करता है, और फूड को अल्कलाइन मीडियम बनाता है ताकि जो पैंक्रियाटिक जूस है वो क्या कर सके, उस फूड को और बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट कर सके। तो पैंक्रियाज क्या होता है, ये एक पत्ती के जैसे संरचना होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जो पत्ती के जैसे आकार होता है। ये सीक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स। इसमें 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। क्या क्या, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। क्या कह रहा है, हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, यानी जो बाइल जूस के द्वारा, जो बाइल साल्ट के द्वारा फैट ग्लोब्यूल्स का इमल्सिफाइड किया गया था, इमल्सिफिकेशन किया गया था, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ा गया था, उसको और बढ़िया से डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइपेज करता है। कौन करता है, लाइपेज। यानी जो इमल्सिफाइड फैट था उसको और बढ़िया तरीके से तोड़ देता है कौन, लाइपेज। अब दूसरा हम बात करते हैं एमाइलेज का। एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का। ये क्या करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो एमाइलेज किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। हमने माउथ में पढ़ा था कि सलाइवा में, उसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। वो कंप्लीट कहाँ पे होता है, आके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैंक्रियाटिक जूस से निकला हुआ एमाइलेज होता है वो क्या करता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट को बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट कर देता है। तीसरा जो एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जैसे हमने स्टमक में देखा, स्टमक में पेप्सिन, जो पेप्सिन एंजाइम था वो क्या किया, प्रोटीन को तोड़ा। लेकिन स्टमक में प्रोटीन बढ़िया तरीके से नहीं टूट पाता है क्योंकि प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, उसको तोड़ने में टाइम लगता है। तो पहले पेप्सिन तोड़ा, उसके बाद से कौन तोड़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन आता है जब, तो वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का बढ़िया से डाइजेशन हो जाता है। तो 3 एंजाइम निकले, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम होता है जो इमल्सिफाइड फैट था,
फैट मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने का, एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का, ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। अगर आप इन तीनों को याद कर रहे हैं, ट्रिप क्या है, लैट, LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये कहाँ से निकलता है, पैंक्रियाज से। अब जो लीवर से निकला हुआ जूस और पैंक्रियाज से निकला हुआ जूस कहाँ जाके मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी ये सारा प्रोसेस किस में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है ये भी बढ़िया से डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गया और फैट भी डाइजेस्ट हो गया। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अभी मैं जो थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है बढ़िया से एकदम कंप्लीट हो जाता है। और इसमें हम एक और चीज़ पढ़े हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस। तो हम उसका फंक्शन भी देख लेते हैं कि क्या करता है। तो अब देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है वो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट टूटा होता है, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, फैट को किस में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किया ग्लूकोज, फैट को कन्वर्ट किया फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और प्रोटीन को कन्वर्ट किया अमीनो एसिड में। ये कन्वर्ट क्योंकि होता है ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड ये ऐसे फॉर्म में आ चुके रहते हैं कि अब इनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन प्रोसेस के बाद से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो चलिए इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन का बारे में पढ़ते हैं। तो भोजन का डाइजेशन तो हो गया, अब हम करते हैं फूड का एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन फूड का कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन हमारा फूड का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो चलिए हम इसको समझते हैं। मैं यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद पूरा जो यहाँ पे मैं बताऊँगा उसको मैं लिख के दे दूँगा, आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। हम लोग यहाँ से एक भाग लिए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, ताकि आपको यहाँ पे समझा सके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो दीवार होते हैं, हमारा डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डाइजेशन के बाद से जो सबस्टांस बचे रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवारों पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विलाई। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये फिंगर लाइक जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये विलाई है। विलाई का काम होता है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करे। क्या करे, सरफेस एरिया को इंक्रीज करे, ताकि एब्जॉर्प्शन और बढ़िया तरीके से हो सके। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा बताया हूँ। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो अगर उसको आप बड़ा करना चाहेंगे तो वो बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर ये लाइनिंग ऐसे है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अगर आप इसको खींचते हैं तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो विलाई का काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। क्यों सरफेस एरिया इंक्रीज किया जाता है, ताकि जो भी डाइजेस्टेड फूड है, जो भी हम खाना खाते हैं, वो एंड में कहाँ पे पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद उसको पूरा भोजन को फैलाया जाता है ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जो हमारा विलाई है, मैं इसमें से एक विलाई यहाँ पे लेके बनाया हूँ। विलाई के पास जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, विलाई के अंदर चले जाते हैं। विलाई के अंदर जाने का कारण क्या होता है, विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें ब्लड हमारा लगातार फ्लो होते रहता है। अब जब ये डाइजेस्टेड फूड ब्लड में मिक्स होगा तो ये डाइजेस्टेड फूड ब्लड में मिक्स होकर हमारे शरीर के हर एक हिस्से में पहुंच जाएगा, शरीर के हर एक हिस्से में पहुंच जाएगा। उसके बाद से हम उस एनर्जी का यूटिलाइज करके अपना कोई भी वर्क कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं थिन लिखा हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो विलाई का वाल होता है ये बिल्कुल थिन होता है। थिन होने का कारण क्या है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो आसानी से क्या हो सके, विलाई के अंदर इंटर करे। विलाई के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड। तो जब डाइजेस्टेड फूड ब्लड में मिक्स होगा तो वहाँ से ब्लड क्या होगा, शरीर के हर एक हिस्से में ब्लड जाता है। तो डाइजेस्टेड फूड को शरीर के हर एक हिस्से में पहुँचाने का काम कर दिया जाएगा। और जब हमारा एनर्जी, उससे हम क्या करेंगे, फिर यूटिलाइजेशन हो जाएगा उस एब्जॉर्ब फूड का। इसके बाद से मैं अभी ये पूरा आपको समझ में आ गया, इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ ताकि आप भी उसको कर सकें। तो अभी जो हम समझे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ आ जाता है, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। वो विलाई क्या करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, किस लिए, ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़िया से हो सके।
अब विलाई के अंदर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स विच टेक एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अभी जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा विलाई होता है उसके अंदर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, वो ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है। जब विलाई में एब्जॉर्ब किया जाता है डाइजेस्टेड फूड को तो वो किस में आ जाता है, ब्लड में, और ब्लड के साथ मिक्स होकर हर एक शरीर के हर एक पार्ट तक उसको पहुंचा दिया जाता है। किसे, डाइजेस्टेड फूड को। अब वो डाइजेस्टेड फूड का हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, न्यू सेल्स टिश्यूज बनाने के लिए, और जो पुराने टिश्यू हैं, जो खराब टिश्यू हैं, उनको ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ फूड इज यूटिलाइज, यानी जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसका उपयोग, यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग। फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यू बनाने के लिए, रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू, पुराने टिश्यू को रिपेयर करने के लिए। ये हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब ये तो डाइजेशन हो गया, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, ऐसा थोड़ी होता है कि जितने भी हम लोग भोजन खाएं उन सभी का डाइजेशन हो गया, जो उसके बाद भी कुछ ऐसे मटेरियल बच जाते हैं जिसमें से डाइजेशन नहीं हुआ होता है। तो अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल होता है अब वो कहाँ आ जाएगा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है अब वो किस में आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। किस में आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो चलिए अब हम समझते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में उस फूड के साथ क्या होता है। तो चलिए समझते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी कंप्लीट हो गया था, एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो गया था। डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब अब लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया, इसका मतलब अब लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाएगा वाटर, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से। डाइजेशन के बाद से जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा था उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा, किस हिस्से में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यही लिखा गया है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इसका काम बस इतना ही है। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है 1 से 1.5 मीटर का होता है। कितना होता है, 1 से 1.5 मीटर का ये होता है, यानी 1 से 1.5 मीटर का। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन था वो 5 से 6 मीटर का था। कितना था, 5 से 6 मीटर। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होगा, जो बड़ा है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जा रहा है और जो छोटा है उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जा रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है 5 से 6 मीटर है, और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ 1 से 1.5 मीटर ही है। लेकिन ये इतना छोटा होने के बावजूद भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, और ये इतना बड़ा होने के बावजूद भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी ट्यूब है एक, और लार्ज इंटेस्टाइन भी ट्यूब है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है ट्यूब का, ये पतला होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, इसका जो डायमीटर होता है चौड़ा होता है। तो इसका मोटा होने की वजह से, लार्ज इंटेस्टाइन का मोटा होने की वजह से इसको क्या कह दिया गया है, लार्ज इंटेस्टाइन। छोटा है पर मोटा है, इसलिए इसको क्या किया गया है, लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन को बड़ा होने के बावजूद भी स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो डायमीटर है, पाइप क्या है, पतला है, इसीलिए। अब क्या हो गया, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी हुआ, एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड आया था उससे एब्जॉर्प्शन आ गया। अब जो आखिरी प्रोसेस होता है, अब ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब ये कहाँ पे आएगा, एनस। एनस लास्ट हिस्सा होता है जहाँ से क्या किया जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, अनएब्जॉर्ब यानी अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल होता है उसको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा, एनस के द्वारा। तो एनस का काम क्या होता है, रिमूवेबल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवेबल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द एनस। और इस प्रकार से हमारा जो डाइजेशन होता है कंप्लीट हो जाता है। ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, ये पूरा हम जो अभी पढ़े ये सब क्या है, डाइजेशन प्रोसेस, ये एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया। नोट्स भी खूब शानदार मिल गया। लेकिन इसमें एक छोटा सा चीज़ बच रहा है, मैं उसको बता देता हूँ। वो क्या है कि इस जो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा क्यों होता है, और कार्निवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज छोटा क्यों होता है। तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। हम देख लेते हैं लेंथ ऑफ
स्मॉल इंटेस्टाइन। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कार्निवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज कैसे होता है और हर्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा क्यों होता है। तो हर्बीवोरस में देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दरअसल बात यह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन से एनिमल्स कितना भोजन, मतलब किस प्रकार का भोजन खाते हैं, कौन सा एनिमल किस प्रकार का भोजन खाते हैं, उसी के हिसाब से स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ भी होता है। जैसे कि हर्बीवोरस, हर्बीवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पेड़, जो घास फूस खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, सब्जी पेड़ पौधों से मिलता है। तो आपने पढ़ा होगा अगर क्लास 9th में कि जो प्लांट का सेल होता है, प्लांट का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से। प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से। सेलुलोज एक हार्ड सबस्टांस है, कॉम्प्लेक्स सबस्टांस है, जिसको तोड़ने में बहुत टाइम लगता है, जिसको तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर बात किया जाए कार्निवोरस का, तो कार्निवोरस कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जो क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, यानी मांसाहारी जीव को हम क्या करते हैं? कार्निवोरस। तो कार्निवोरस मांस खाते हैं और मांस इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, मांस इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर सेलुलोज के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा टाइम चाहिए। तो ज़्यादा टाइम कब तक मिलेगा? जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होगा तो इसमें बढ़िया से डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, तो और सेलुलोज के लिए टाइम चाहिए भी। तो इसीलिए हर्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या किया गया? लंबा बनाया गया है, ताकि सेलुलोज का बढ़िया से डाइजेशन हो सके। स्मॉल इंटेस्टाइन को हर्बीवोरस में लंबा रखा गया क्योंकि ताकि सेलुलोज का डाइजेशन बढ़िया से हो सके। क्यों? क्योंकि सेलुलोज एक ऐसा सबस्टांस होता है जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। कार्निवोरस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो शॉर्टर होता है, यानी छोटा होता है। कार्निवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। क्यों? क्योंकि कार्निवोरस एनिमल क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, और मांस जो होता है इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए इसको छोटा रखा गया। अगर इसको भी बड़ा रखा जाता, अगर कार्निवोरस एनिमल्स में भी स्मॉल इंटेस्टाइन को बड़ा रखा जाता, तो जो मीट है वो तो पहले ही डाइजेस्ट हो जाएगा कंप्लीट होने से पहले, यानी दूर तक अगर स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा है तो क्या पता आधे में ही डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद से डाइजेशन के बाद से क्या होगा? जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो अनडाइजेस्टेड मीट का जो सबस्टांस होगा वो क्या होगा? सड़ने लगेगा, जो कि हमारे लिए दिक्कत हो सकता है। इसीलिए कार्निवोरस एनिमल्स में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा रखा गया है। अब बात करते हैं हर्बीवोरस की। हर्बीवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पेड़ पौधों को में से भी खाते हैं और मीट मांस भी खाते हैं। ये ओमनिवोरस एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस और कार्निवोरस। हर्बीवोरस में लंबा होगा, कार्निवोरस में छोटा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो ओमनिवोरस होते हैं, जैसे कि हम लोग, इंसानों का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो मीडियम में होता है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधों को भी खाते हैं और मीट मांस भी खाते हैं। इसीलिए हम लोग का क्या है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये मॉडरेट है। तो यहाँ पे हमारे डाइजेशन का पूरा जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी हमसे जुड़ सके। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो मिलते हैं रेस्पिरेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।